भारतीय संविधान के पहले ऑडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका को देखेंगे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में यह कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंडता की, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की यह उद्देशिका थी। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कुछ हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव भारत शासन अधिनियम 1919 तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उसके बाद 19 दिसंबर 1946 को न केवल सर्वसम्मत से स्वीकार किया बल्कि इसे क्रियान्वित कराने के लिए 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्तावना को संविधान निर्माण के अंत में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना वस्तुतः उद्देश्य का सारगर्भित एवं संक्षिप्त स्वरूप है। हम लोग उद्देशिका के तत्व को देखेंगे, अर्थात इसमें जो बताया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम भारत के लोग। उद्देशिका में बताया गया यह 3 शब्द जो है भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शित करता है और इन तीनों शब्दों में जो अर्थ निकलता है वो यह है कि अंतिम प्रभुसत्ता देश की जनता में निहित है। संविधान का निर्माण जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा जो है स्वीकृत तथा सहमत से हुआ है। हम भारत के लोग का मतलब यही हुआ। यद्यपि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अधीन गठित किया गया है, लेकिन संविधान को भारतीय जनता द्वारा ही स्वीकृत किया गया है। क्योंकि इसके अंत में यह कहा गया कि शुरुआत में हम भारत के लोग कहते हैं और बाद में जो है इसको अंगीकृत, आत्मर्पित तथा समर्पित। तो इसलिए कहा गया है कि भारत के लोग ही जो है अंतिम प्रभुसत्ता जो है देश की जनता में निहित होती है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उद्देशिका के अनुसार भारत के लोगों ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने का निश्चय किया है। प्रभुत्व संपन्न शब्द का इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यह संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत अपनी विदेश नीति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। तीसरा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित सरकार है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं, वे जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। धर्म को मानने, प्रचार करने तथा आचरण करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16 व 25 से लेकर 30 तक पंथ निरपेक्षता से संबंधित प्रावधान जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है समाजवाद। समाजवाद शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उद्देशिका में प्रयुक्त आर्थिक न्याय पदावली से समाजवाद की उपधारणा अंतर्निहित है। समाजवाद की शब्द की जो है परिभाषा देना बहुत कठिन है, किंतु इतना स्पष्ट है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का मुख्य नियंत्रण होता है। आगे अखंडता शब्द को देखते हैं। तो अखंडता शब्द भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इस शब्द का समावेश
पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया है। यह उपधारणा संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति में ही निहित है। अनुच्छेद 1 में हम भारत राज्यों का संघ होगा पदावली का प्रयोग संविधान निर्माताओं द्वारा इसी उद्देश्य से किया गया था। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संघ में किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर देश की अखंडता के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाने का जो है शक्ति प्रदान की गई है। तो अखंडता शब्द का यही मतलब होता है। आगे गणतंत्र को बताया गया है। गणतंत्र का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा अब समाप्त हो गई है। भारत का राज्याध्यक्ष जो होता है वो जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है 5 वर्ष के लिए, तथा देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग जो है मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। तो अब भारत जो है गणतंत्र देश है। अगला है न्याय, जस्टिस। भारतीय संविधान के उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि भारत के सभी लोगों को न्याय प्रदान किया जाएगा और वह न्याय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में होगा। सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य के मूल तत्व हैं और वह नागरिकों के मध्य विभेद को प्रतिषिद्ध करते हैं। उपाधियों का अंत जैसे अनुच्छेद 18 में दिया गया है और अस्पृश्यता का अंत जो है ये सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य जो होता है बहुजन सुखाय तथा बहुजन हिताय होता है। संविधान के अनुच्छेद 15 से 18 तथा 38 और 39 में आर्थिक तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान करने तथा संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को प्रदान करके राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। आगे जो है 9वां स्वतंत्रता को बताया गया है। इसमें भारतीय संविधान के उद्देशिका में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है कि भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इन स्वतंत्रताओं को प्रदान करने के लिए संविधान के भाग 3 में व्यापक प्रावधान किए गए हैं और इन स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की भी स्थापना की गई है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म तथा उपासना की। आगे समता के बारे में देखा जाएगा। भारतीय संविधान के उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि भारत के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता के बारे में संदर्भित किया गया है। यह आपका मौलिक अधिकार भी है। आगे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की एकता तथा अखंडता के हित में युक्त निर्बंधन लगाने का प्रावधान भी किया गया है। अगला है संविधान को अंगीकृत तथा नियमित करने की तिथि जो है वो तो 26 नवंबर 1949 दी ही गई है। अब संविधान में जो संबंधित जो वाद हैं, प्रमुख मुकदमे हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो जो सबसे पहला मुकदमा है वो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का है। ये 1950 में हुआ। इसमें जो है संशोधनीयता पर जो है प्रश्न उठाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया था तथा यह कहा था कि संविधान की उद्देशिका में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। तो A.K. गोपालन के बाद में यह कहा गया कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे चल कर 1960 में एक और होता है इनरी बेरुआरी का मुकदमा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है तथा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो A.K. गोपालन तथा इनरी बेरुआरी जो है इसमें यह कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का वाद। यह 1965 में आता है। इसमें भी उपर्युक्त दोनों वादों का ही समर्थन किया गया, अर्थात A.K. गोपालन तथा इनरी बेरुआरी के वाद का समर्थन किया गया तथा ये कहा गया कि जो है उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है। आगे आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण वाद यही है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 का यह मुकदमा है। 13 जज इसमें थे और इसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है
और संविधान के सभी भागों में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। और वह मूलभूत ढांचा क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि मूलभूत ढांचा क्या है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा संविधान की जो उद्देश्य का, इसके बाद आगे के बाद में देखा जाएगा।